वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 476 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, वहाँ से ही जहाँ से छोड़ा था, एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, कैसे बनाएगी? देखिए, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा, उसी में से एक सूची या राज्य सूची, उसी की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यदि संसद राष्ट्र हित में इस आशय का संकल्प पारित करे। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद को आवश्यक सत्ता प्रदान कर दे। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है। और डी है, यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर किसी विषय को राज्य सूची से संघ सूची में हस्तांतरित करता है। एक ही सूची काफ़ी है। बताइए, किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, संसद को कैसे बनाएगा? यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है कि ऐसा जो कोई भी विषय बनाया जाएगा या विचाराधीन विषय होगा वो राष्ट्र महत्व का होगा। तो सी सही है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त में से जो है सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद भारत के संपूर्ण भाग या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और इस प्रकार बनाए गए कानून की अवधि 1 वर्ष की होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा की अनन्य अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के संदर्भ में। दूसरा स्टेटमेंट है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के संदर्भ में। और तीसरा स्टेटमेंट है, राज्यों का सृजन करना, उनका उन्मूलन करना या फिर उनकी सीमाओं को घटाना, बढ़ाना, नामों में परिवर्तन करना। राज्यसभा की अनन्य शक्ति की बात हो रही है। तो पहला है करेक्ट, दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में भी राज्यसभा की अनन्य शक्ति है, लेकिन ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि राज्यों का सृजन करना, उन्मूलन करना, ये संसद का काम है। संसद मतलब अकेले राज्यसभा नहीं कर सकती, लोकसभा को भी इसमें साथ देना पड़ेगा, और इनके बाद राष्ट्रपति। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 ओनली। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में कुछ उपबंध है, तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि राज्यों के सृजन तथा उन्मूलन के संबंध में राज्यसभा को कोई विशेषाधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यह काम संसद करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने हेतु। एक प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति में बना सकती है, और राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में बना सकती है, और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। देखिए, ये तो अभी था ही ना, ये तो इसको तो सबसे पहले जो है करेक्ट करिए। राष्ट्र आपात लागू होने की स्थिति में बना सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में बना सकती है, ये 356 है, और राष्ट्रीय आपात 360 है, 352 है। और पहला वाला भी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो भारतीय संसद राज्य सूची के निम्नलिखित विषयों में विधि बना सकती है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा है, संबंधित राज्यों की सहमति से। तीसरा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति में। और चौथा है, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा सदस्य 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, सीधा सीधा। बताइए कैसे कानून बना सकती है?
कम से कम आधे राज्यों की सहमति से, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, या फिर संपूर्ण राज्यों की सहमति से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर क्या बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है भारत की सरकार को, तो बिना किसी राज्य की सहमति से ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों या समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संपूर्ण क्षेत्र या फिर उसके किसी भाग के लिए कोई भी विधि या कानून बना सकती है। याद रखना, बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और इस तरह का कोई विधेयक, इस तरह का मतलब इस तरह का कोई विधेयक केवल राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक की बात हो रही है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक जो है वो दोनों सदनों में उसकी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, लोकसभा में भी पड़ेगी, राज्यसभा में भी पड़ेगी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट कर दीजिए। और ऐसा कोई भी विधेयक होगा उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी, पूरा स्थापित किया जा सकता है, उसके बिना नहीं होगा वो। तो यहाँ डी मतलब तीसरा भी करेक्ट कर देते हैं अपने को। तो 1 और 3 इसका आंसर मिलेगा, 2 गलत है। तो कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 3 में उपबंध किया गया है कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। ये नहीं है कि केवल राज्यसभा में। और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन करने के लिए सशक्त है, सशक्त। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, आपको इनमें से बताइए। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, इस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं ना, ये तो केवल लोकसभा में ही होता है। संविधान के संशोधन के विषय में, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में ये केवल राज्यसभा का अनन्य शक्ति है। धन विधेयक केवल लोकसभा की अनन्य शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, ये सही है। तो देखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की शक्ति समान है, और दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, बता चुके हैं पहले। इसे भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। और अखिल भारतीय सेवाओं और राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनेगा अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा बनाएगी। और दूसरा क्या है, राज्यसभा का विशेषाधिकार है वो 249 अनुच्छेद में है। और अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये राज्यसभा का काम हो गया केवल, ये भी राज्यसभा का विशेषाधिकार है। और ये नीचे किसका हो गया, लोकसभा का, इसलिए वो संविधान संशोधन वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा एक गलत है। पहला पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, किसी संसद सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और सी है, संसद की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और डी है, संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य को केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तार किया जा सकता। बताइए, कोई एक तो पक्का इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा है वो है डी, क्योंकि ये सी वाला जो है, ये वाला जो सही है, संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों या फिर हाई कोर्ट के, ऐसा संविधान में लिखा है। तो देखिए, किसी संसद सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। संसद सदस्य कही गई किसी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। समझ में आया। संसद सदस्य कही गई सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। और संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद उसके सदस्यों एवं उसकी समितियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं,
जबकि राज्यों के विधानमंडलों, उसके सदस्यों और उसकी समितियों को संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो विशेषाधिकार दोनों को प्राप्त हैं। 105 के तहत सेंट्रल केंद्र सरकार के पास है, 194 के तहत राज्य के विधानमंडलों के पास हैं। अगर ये प्रश्न होता कि राज्यों के विधानमंडल और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दोनों में अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त हैं, तो वो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि 105 अलग है, 194 अलग है। अब देखिए, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पहले और बंद होने के 40 दिन बाद तक संसद के किसी सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपराधिक या निवारक निरोध के मामले में ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, संसद के प्रत्येक सदन को सदस्यों एवं बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करने की शक्ति है। संसद के प्रत्येक सदन को, प्रत्येक सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा भी हो गया, राष्ट्रपति भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया और लोकसभा भी हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के प्रत्येक सदन को बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार है। बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सी है, संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के भीतर बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता प्राप्त है और संसद के प्रत्येक सदन में जो कुछ कहा गया या किया गया न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी हो गया इसका आंसर। अब एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है क्या इसकी? चलिए दे देते हैं, नहीं है फिर भी। तो संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन के भीतर बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता प्राप्त है और संसद के प्रत्येक सदन में जो कुछ कहा गया किया गया वो न्यायालय से स्वतंत्र है, न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जा सकती। संसद के प्रत्येक सदन को बहस एवं कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों को प्रकाशन से रोकने का भी अधिकार है। संसद के प्रत्येक सदन को, लोकसभा या राज्यसभा को। संसद का प्रत्येक सदन बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित कर सकता है और सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी बैठकों को गुप्त बना ले। अब आगे देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन को सदस्यों एवं बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकार के उल्लंघन पर दंडित करने की शक्ति है और दंडित किया भी गया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो H.C. मुदगल को वर्ष 1951 में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी को 1976 में राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया और वो राज्यसभा से निष्कासित होने वाले पहले सदस्य थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को वर्ष 1970 में लोकसभा से निष्कासित किया गया था और संसद के प्रत्येक सदन को यह भी शक्ति है कि वह अपनी कार्यवाहियों को नियंत्रित एवं विनियमित करे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सदन की अनुपस्थिति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला प्रथम सांसद लोकसभा से था और क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर खीरी है, उत्तर प्रदेश का। देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि सदन की अनुपस्थिति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला सदस्य था, राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं था। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर खीरी नहीं है, बल्कि लद्दाख है, लद्दाख। तो डी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों असत्य हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है। सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों से अनुपस्थित रहने वाला प्रथम सांसद राज्यसभा से था। नवंबर सन 2000 में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद, नाम था उनका बरजिंदर सिंह हमदर्द, को सदन की अनुमति के बिना 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण सदस्यता से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनका दर्द कम कर दिया। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। अगर छोटे की बात की जाए तो कौन सा है, वो है दिल्ली का चांदनी चौक। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में इस टॉपिक को कवर कर देंगे। धन्यवाद।